दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द कंटेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा कि राज्य क्या है। हम राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे और राज्य के कौन कौन से तत्व हैं यह भी देखेंगे। और पीडीएफ नोट्स दोस्तों हम आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और यह वीडियो जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और आप ध्यान से पढ़िए। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य क्या है, व्हाट इज़ स्टेट। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस से इसे देखेंगे कि राज्य की परिभाषा जो है बहुत से विद्वानों ने दिए, लेकिन जो है उनमें गार्नर का परिभाषा जो है सबसे वैज्ञानिक और सटीक मानी जाती है। तो गार्नर ने कौन सी परिभाषा दी थी, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो जनसंख्या में चाहे अधिक हो या न्यून, परंतु स्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ हो, जो किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण से सर्वथा लगभग और स्वतंत्र हो, और जिसमें एक सुव्यवस्थित शासन सत्ता हो या सरकार विद्यमान हो, जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूभाग के निवासी प्रायः अभ्यस्त हों। इसका मतलब ये है कि राज्य के लिए जो है एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और उस पर निवास करने वाली एक जनता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और वह जो है सरकार के शासन के अनुसार जो है संचालित हो और उसके अपना कोई भी बाह्य या निर्णय कर सकने में समर्थ हो, किसी बाहरी दबाव के अधीन ना हो। यही जो है राज्य है। राज्य की अवधारणा जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम यहाँ जोड़ते हैं कि राज्य जो है प्रांतों से संबंधित है। जैसे भारत के संदर्भ में देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार को राज्य कह देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो होता है किसी सामाजिक संरचना से ना होकर के एक राजनीतिक संरचना से होता है। और यह एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा का मतलब यह है कि जिसे हम अपने बौद्धिक स्तर पर तो समझ सकते हैं, लेकिन जो है उसे देख नहीं सकते हैं। और जैसे भारत के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं, भारत की सरकार हो गई, इसमें संसद है, न्यायपालिका है और राज्यों की सरकारें हैं, नौकरशाही से जुड़े कुछ लोग हैं, इनकी संपूर्ण संरचना से मिलकर के राज्य बनता है। तो यही है राज्य दोस्तों। तो हम चलिए, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य क्या है। राज्य के तत्व कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए राज्य के जो है 4 तत्व हैं। राज्य के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। नंबर 1 भूभाग, जियोग्राफिकल एरिया। नंबर 2 जनसंख्या, पॉपुलेशन। नंबर 3 सरकार, गवर्नमेंट। नंबर 4 संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी। ठीक, चलिए भूभाग देखते हैं कि भूभाग क्या होता है। भूभाग का मतलब यह होता है कि ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हों। तो जनसंख्या जहाँ रहेगी वहाँ पर राजनीतिक क्रियाएं जो संचालित होंगी तो वह किस स्थान पर हो जाना चाहिए, उसके लिए एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए, यानी कि एक स्थान होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो भारत का भौगोलिक आधार या भूभाग है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब फिर जनसंख्या क्या है। जनसंख्या जो है राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक जनसमुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो। राज्य में ये है कि जनसंख्या जो है भूभाग पर एक जनसमुदाय निवास करता हो और वह राजनीतिक शासन के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है सरकार। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। सरकार जो है एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है और जो है संस्था होती है और इसमें जो है सभी राजनीतिक शक्तियों का जो है व्यवहारिक रूप में वही प्रयोग करता है। और राज्य तो अमूर्त अवधारणा जिसे हम बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन सरकार को हम देख सकते हैं, वो राज्य का ही मूर्त अवधारणा वो है। ठीक है,
फिर संप्रभुता क्या होती है? तो यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या के सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब यह होता है कि हम जो है अपने कोई भी मामले के संबंध में जो है अपना आंतरिक निर्णय खुद कर सकते हों और बाह्य संबंधों के संबंध में भी हम अपना निर्णय कर सकने में समर्थ हों, हमारे ऊपर कोई बाहरी दबाव ना हो। अगर हम वैदेशिक संबंध जो है बाहरी स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं तो हम युद्ध किस देश से चाहते हैं, संधि किस देश से चाहते हैं, शांति कैसे चाहते हैं, ये सब हमारे ऊपर निर्भर होना चाहिए, हम किसी दबाव में नहीं होने चाहिए। यही है संप्रभुता। और ये जो है राज्य के 4 तत्व हैं और ये अनिवार्य हैं चारों तत्व राज्य के लिए, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की परिभाषा निरर्थक हो जाती है। यानी कि ये जो चारों तत्व हैं ये अनिवार्य रूप से ज़रूरी हैं, अगर इनमें से एक भी नहीं रहा तो राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है, भूभाग ही नहीं है तो ये राज्य की अवधारणा नहीं होगा। इसी तरह जो है भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता, जनसंख्या ही नहीं तो ये भी राज्य नहीं होगा। और इवन हम देखते हैं कि जब हमारा पराधीन भारत था तो वहाँ पर जो है भूभाग भी था, हमारी जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन जो हमारे पास संप्रभुता नहीं था, हम कोई भी अपने बाहरी या आंतरिक मामले में निर्णय कर नहीं सकते थे क्योंकि हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो इसलिए इसे राज्य की अवधारणा नहीं माना जा सकता है। और चलिए हम लास्ट में अब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। हमने बताया कि अनिवार्य हैं चारों तत्व, उनमें से वैकल्पिक हुआ तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। फिर नंबर 2 दिया गया यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। सही है, क्योंकि चारों उपस्थित होने चाहिए, अगर उनमें से एक भी नहीं रहा तो राज्य नहीं कहलाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए दिया है केवल ए, बी दिया है केवल 2, सी दिया है ए और 2 दोनों, डी दिया ना तो 1 और ना ही 2, तो केवल 2 वाला सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था ब्रिटिश भारत में, भी हम आपको ऊपर बताए हैं कि मतलब क्यों नहीं था। तो नंबर 1 दिया गया है कि निश्चित भूभाग के अभाव के कारण, भूभाग तो था ही हमारे पास, ये जो है नहीं हो सकता है। फिर जो है जनसंख्या के अभाव के कारण, जनसंख्या भी थी हमारे पास, ये भी नहीं हो सकता। सरकार के अभाव के कारण, सरकार वायसराय के रूप में थी, ये भी नहीं हो सकता। संप्रभुता के अभाव के कारण, क्योंकि हम कोई भी आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने में समर्थ नहीं थे। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, डी। तो दोस्तों यही है वीडियो, आप सबको मतलब समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।